हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बेसिकली मैंने क्लास 9 के लिए बनाया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एयर और उसकी मूवमेंट, रोल ऑफ एयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, रेन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मिनरल रिचेज इन सॉइल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ओजोन लेयर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारी अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है यूनिवर्स में जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, हमें फूड मिलता है, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, लैंड मिलती है, सनलाइट मिलती है। तो दोस्तों जो आउटर अर्थ की लेयर है उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं और वाटर कवर करता है 75% एरिया अर्थ का, तो ये हाइड्रोस्फेयर बनाता है। एयर कवर करती है अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह, तो ये एटमॉस्फेयर बनाती है। जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है, जहाँ पर लाइफ हमें देखने को मिलती है, वहाँ हमें हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं और जो एक लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। और इस स्पेस को हम बायोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सरवाइव करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बायोस्फीयर के बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग कंपोनेंट हैं और वाटर, सॉइल और एयर नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं बायोस्फीयर के। दोस्तों हम जानेंगे कि एयर और उसका मूवमेंट यानी हवा और उसकी मूवमेंट किस तरीके से होती है एटमॉस्फेयर में। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं एयर मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस की, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की। तो ये भी हम जानते हैं कि वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 95.97% है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना सकें, एनर्जी ले सकें और इस एक्टिविटी में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कंबशन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में दो तरीके से फिक्स होती है। पहला, ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। दूसरा, मैराइन एनिमल्स यानी जो समुद्री जीव हैं वो यूज़ करते हैं कार्बोनेट, जो कि पानी में डिजॉल्व रहती है और उससे अपनी शेल बनाते हैं यानी उनकी आउटर कवरिंग बॉडी की बनाते हैं। अब दोस्तों एयर का रोल क्या होता है क्लाइमेट कंट्रोल करने में। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करती है, तो एयर एक बेड कंडक्टर है हीट का। तो जो भी एटमॉस्फेयर जब भी अर्थ का टेम्परेचर ऊपर नीचे होने लगता है या ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर हेल्प करती है एक नॉर्मल स्टेबल टेम्परेचर बनाने में अर्थ में, दिन के दौरान और पूरे साल में। तो एटमॉस्फेयर जो अचानक से टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है या जो गिरावट आती है उसको कवर करने में हेल्प करती है। अब एयर का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि अर्थ की रोटेशन किस हिसाब से होगी और जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं या जो पहाड़ हैं जो प्रेजेंट हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि एयर किस डायरेक्शन में मूव करेगी। और एयर अगर हीट बढ़ जाती है अर्थ सरफेस पर, तो उस वजह से भी अचानक हीट के बढ़ जाने से भी एयर की मूवमेंट चेंज हो जाती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं बारिश बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है जो हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों जब भी वाटर बॉडीज़ हीट हो जाती हैं यानी बहुत गर्म हो जाती है, जब हाई टेम्परेचर होता है, तो बहुत सारे वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं हवा में। कुछ वाटर वेपर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्प करते हैं और कुछ वाटर वेपर्स ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं और जब कंडेंस हो जाते हैं तो वो कूल होने लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं और वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में डस्ट भी होती है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी होने लगती हैं एक दूसरे से टकराना चालू कर देती हैं और जब ये बहुत बड़ी हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं तो ये बारिश की फॉर्म में धरती पर गिरने लगती हैं। जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो प्रेसिपिटेशन भी होता है जो कि बर्फ़ और हेल की फॉर्म में धरती पर होता है। अब दोस्तों एयर पोल्यूशन क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है जिनमें बहुत स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फ़र प्रेजेंट रहता है। जब इनको जलाया जाता है तो सल्फ़र और नाइट्रोजन जलते हैं और नाइट्रोजन और सल्फ़र की ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर हम इन गैसेस को ले लेते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है और ये रेन में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं जो कि एसिड रेन करवाते हैं। तो जब इनका कंबशन होता है, इन फॉसिल फ्यूल कंबशन होता है, तो इनमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं जलते हैं और वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम
हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो जब ये हाई लेवल हो जाता है इन हाइड्रोकार्बन्स का एयर में, तो इस वजह से हमें दिखना कम हो जाता है, हमारी मतलब धुंध छा जाती है रास्ते में, हमारी विजिबिलिटी लो हो जाती है। और ये सर्दी में ज़्यादातर देखने को मिलता है जब हमारे आसपास एयर बहुत कंडेंस रहती है, जैसे कि जिसे हम धुंध या कुहासा कहते हैं, स्मोक कहा जाता है हिंदी इंग्लिश में। एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें एलर्जी, कैंसर और हार्ट डिसीज़ होने के चांस रहते हैं। अब वाटर का क्या रोल होता है दोस्तों? वाटर अर्थ का एक लार्ज सरफेस एरिया कवर करती है, और ऊपर एरिया भी और अंडरग्राउंड एरिया में कुछ वाटर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में भी रहती है। ज़्यादातर वाटर अर्थ सरफेस पर समुद्र में और समुद्रों में, नदियों में रहती है, जिन्हें हम सलाइन वाटर बोलते हैं। कुछ वाटर रिवर, पॉन्ड, लेक्स में होते हैं, जिन्हें हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, और ये भी रीजन से रीजन डिपेंड करती है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सेलुलर जो प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, वो वाटर मीडियम के अंदर ही होते हैं, और सारे सब्सटेंसेस सेल के अंदर डिसॉल्व रहते हैं, जो कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ट्रांसफ़र होते हैं। और ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। जो टेरेस्ट्रियल यानी जो गर्म इलाके में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकते ज़्यादा सलाइन वाटर, यानी पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा जब होती है, ज़्यादा खारा पानी होता है, तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत है। और ये भी प्लांट्स और एनिमल्स को भी इसकी ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए ज़मीन पर। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो जो आजकल हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड में, यहाँ खेती होती है, वहाँ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज़ किया जाता है, और वो ये सब वाटर में डिजॉल्व होकर एग्रीकल्चरल लैंड में जा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सब्सटेंस जो होता है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में घुल के वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। और जो सीवेज आता है शहरों से, गाँव से या फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है, वो भी नदियों में बहा दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे एक सर्टेन यानी एक लिमिटेड टेम्परेचर में रह रहे होते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर में गिरावट होती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उनकी लाइफ अफेक्ट होती है, और बहुत पॉपुलेशन वैनिश हो जाती है, यानी ख़त्म भी हो जाती है। और अगर वो बच भी गए, तो उनकी ब्रीडिंग या उनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या उनके जो एग्स हैं या लार्वा हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब ये भी है कि अगर पानी में से डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस यानी पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर वो सब्सटेंसेस भी पानी से निकाल दिए जाएँ, और वो निकलते कम है जब पानी में ऐसे मटेरियल ऐड कर दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो पानी की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाती है। तो इसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि डिस्कस करने वाले हैं कि जो सॉइल होता है उसमें कितने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सॉइल किस तरीके से बनती है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ, और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसकी फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को भी डिसाइड करती है, यानी किस वैरायटी का ऑर्गेनिज्म है, ये भी सॉइल डिसाइड करती है। दोस्तों, जो अर्थ की क्रस्ट होती है और जो उसमें इन मिनरल्स पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं लाइफ को बहुत लंबे समय के लिए, लाखों साल के लिए, हज़ारों साल के लिए। और जो उसके आसपास जो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं अर्थ के, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्योंकि उन पर फिजिकल, केमिकल और कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, और एंड का रिजल्ट ये निकलता है कि हमें सॉइल मिलती है। अब कौन कौन से प्रोसेस जो सॉइल बनाता है? पहला सन है। सन क्या करता है? रॉक्स को हीट अप कर देता है, यानी उनको बहुत गर्म कर देता है दिन के दौरान, और तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, और रात में वो ठंडे हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रॉक का सारा पार्ट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करे एक स्पीड से। तो इसका रिजल्ट ये आता है कि रॉक में क्रैक्स आ जाते हैं, और ये जो क्रैक्स हैं ये धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं, और एंड में जाके बिल्कुल टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब है वाटर हेल्प करता है सॉइल की फॉर्मेशन में दो तरीके से। पहला, वाटर क्रैक्स के अंदर घुस जाता है, रॉक्स पे जो क्रैक्स आए हैं उसमें घुस जाता है, और वहाँ पर जाकर फ्रीज हो जाता है। तो ये क्या करता है, उन क्रैक्स को और बढ़ा देता है, और इसके थ्रू क्रैक्स और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर जाते हैं। दूसरा ये प्रोसेस होता है कि वाटर जब बह रहा होता है तो अपने साथ इन बड़े बड़े या छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ पर ये पार्टिकल्स आपस में रब होते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाते हैं। फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी वाटर एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाता है, और उनको रास्ते में कहीं कहीं छोड़ देता है, जिसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है पेरेंट रॉक से, यानी अपने माता पिता रॉक से। अब विंड का काम भी वाटर जैसा ही होता है। वो भी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं या जो पत्थर हैं, उनको भी हवा के बहाव में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, और जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है।
लिविंग बींग्स जो होते हैं, जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे कि लाइकन, ये रॉक्स पर ग्रो करती है और इसका काम ये होता है कि कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करती है, जिससे रॉक्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो पाउडर डाउन यानी पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं कुछ टाइम बाद और सॉइल की थिन लेयर बनती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मॉसेस, वो भी उन पर ग्रो करते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब है कि सॉइल क्या है। सॉइल एक मिक्सचर होता है जिसमें हमको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे पत्थरों के और कुछ डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कुछ डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनको हम ह्यूमस कहते हैं। अब इसके अलावा सॉइल्स में कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस सॉइल का क्या टाइप है ये डिसाइड करने के लिए हमें जो उनके अंदर पार्टिकल्स है ना, उनका एवरेज साइज़ देखना पड़ता है। एवरेज साइज़ डिसाइड करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या है। और क्वालिटी की सॉइल डिसाइड करने के लिए हमें ह्यूमस का अमाउंट देखना पड़ता है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर हैं। ह्यूमस एक मेजर फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिकॉज ये सॉइल को पोरस बनाता है और वाटर को अलाउ करता है और एयर को अलाउ करता है कि वो अंदर तक इसे लेकर जाएं और इधर से उधर मूव करें इसे लेकर। अब एक पर्टिकुलर सॉइल है जो डिपेंड करती है कि किस रॉक से ये बनी हुई है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है सॉइल के अंदर, कितना ह्यूमस है उसके अंदर और कितने डीप तक सॉइल जा सकती है। और कुछ फैक्टर्स और हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट किस तरह की सॉइल पर ग्रो करेगा। और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, उसमें ह्यूमस होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल्स के साथ एडअप रहते हैं। और जो टॉप सॉइल की क्वालिटी होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करती है कि किस तरह की बायोडाइवर्सिटी उस पर ग्रो करेगी, उस पर अपनी पॉपुलेशन बनाएगी। अब दोस्तों जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो एग्रीकल्चर में जो प्रैक्टिसेस आजकल यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का जो यूज़ किया जाता है, तो इसका लंबे टाइम तक यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स के साथ प्रेजेंट रहते हैं। ये उन अर्थवर्म को भी मार देती है जो कि ह्यूमस बनाते हैं और फर्टाइल सॉइल को बैरन यानी बंजर सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो भी हेल्प करती हैं सॉइल इरोजन से बचाने में। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर का लॉस हो जाना, और ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स का, फॉरेस्ट का ज़्यादा काटना अपने यूज़ के लिए, और ये पूरे संसार में होता है। तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को ही लॉस नहीं होता, हमारी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को भी लॉस होता है। अब है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं दोस्तों। ये वो साइकिल होती हैं जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बायोस्फीयर में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और मैटर और एनर्जी को आपस में एक्सचेंज करने लग जाते हैं। पहला है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है, लैंड पर फिर से गिरता है वापस बारिश की फॉर्म में, और फिर वापस बह के समुद्र पर चला जाता है नदियों के द्वारा। ये साइकिल इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तो नहीं होती। जो भी पानी ज़मीन पर गिरता है वो इमीडिएटली समुद्र तक वापस नहीं जाता, बल्कि ये सॉइल के अंदर जाता है, अंडरग्राउंड रिजर्वियर में जाता है, और उसके बाद ये स्प्रिंग्स के द्वारा समुद्र तक जाता है। हम इसे ट्यूबवेल और वेल्स के द्वारा भी लेके जा सकते हैं। वाटर को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स बहुत यूज़ करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए। दोस्तों वाटर कैपेबल होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। जैसे वाटर रॉक के द्वारा या रॉक के आसपास से होकर गुजरता है तो उसके अंदर बहुत सारे सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत सारे मटेरियल को सॉल्युबल बना देता है जो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और रिवर उन सारे न्यूट्रिएंट को लैंड से सी की तरफ लेकर चली जाती है, जो कि मैराइन ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करते हैं। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर का पार्ट कवर करती है, और नाइट्रोजन एक बहुत असेंशियल एलिमेंट है बायोमोलिक्यूल्स का, जो कि प्रोटीन्स बनाती है, न्यूक्लिक एसिड बनाती है, कुछ वाइटामिन्स बनाती है। नाइट्रोजन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बिकॉज ये एल्कलॉइड और यूरिया भी बनाती है। नाइट्रोजन साइकिल में हम ये समझते हैं कि नाइट्रोजन कैसे एलिमेंटल फॉर्म से यानी सिंगल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एटमॉस्फेयर में जाती है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती है, और उसके बाद वापस एटमॉस्फेयर में लौट आती है। कुछ तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं उन्हें वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और वो किसी रूट से एसोसिएट भी हो सकते हैं। स्पेशली डाइकॉट की रूट से ये लोग एसोसिएट होते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट्स में पाए जाते हैं, लेग्यूम्स के यानी जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, और रूट जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। अब जब लाइटनिंग होती है और टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एयर जो होती है वो कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, और ये ऑक्साइड्स
वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाते हैं और फिर ज़मीन पर गिरते हैं बारिश की फॉर्म में, जिन्हें हम एसिड रेन बोलते हैं। प्लांट्स जनरली इन नाइट्रेट और नाइट्राइट को ले लेती है और कन्वर्ट कर देती है अमीनो एसिड्स में, जो प्रोटीन्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इन प्रोटीन्स को और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एनिमल कंज्यूम करते हैं और जैसे ही एनिमल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया इन कंपाउंड को वापस कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। आइए हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल ये डिस्क्राइब करती है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन एटम कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता रहता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से अर्थ में और अर्थ से एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, डाई होते हैं, या ज्वालामुखी फटने से जब आग बहुत ज़्यादा होती है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है और बहुत सारे मैकेनिज्म से। 4 स्टेप्स होते हैं कार्बन साइकिल में। कार्बन पहले एंटर करती है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ऑटोट्रॉप्स जैसे सच एज ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद एनिमल कंज्यूम करते हैं और वो एक दिन डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर उनकी बॉडीज़ डिकम्पोज कर देते हैं कुछ बैक्टीरियाज और वापस एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन साइकिल 2 तरीके से होती है। पहला शॉर्ट टर्म साइकिल, ये साइकिल बहुत कम समय के लिए रहती है, जैसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल ही लगते हैं कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में लौटने में। लॉन्ग टाइम साइकिल का मतलब होता है कि काफ़ी हज़ारों साल ले लेती है और जो भी एक्सेस कार्बन शॉर्ट टर्म साइकिल स्टोर करके रखती है बहुत लंबे समय तक, वो भी रिलीज़ कर दिया जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म साइकिल में आ जाता है। इंपॉर्टेंस इस साइकिल की है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए धरती पर, और कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, और ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जो कि सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हेल्प करता है अर्थ को वार्म रहने में और लाइफ को एग्जिस्ट करने में, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ में बहुत हेल्प करता है। इसको सबसे पहले स्वीडिश के केमिस्ट जिन्होंने 1896 में इसे इन्वेंट किया था, और इन सालों में ये पाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में 25% बढ़ गई है। ग्रीन हाउस एक स्पेशल डिज़ाइन ग्लास और प्लास्टिक का फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जो कि आउट ऑफ सीजन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से। ग्रीन हाउस जो होता है उसे हम फाइटोमेशन सिस्टम या कंट्रोल एनवायरनमेंट या प्लांट प्रोडक्शन सिस्टम और कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हीट को ट्रैप कर सके एटमॉस्फेयर में और अर्थ को वार्म रख सकें जब भी ज़रूरत हो। इसके एग्जाम जो गैसेज इनके अंदर प्रेजेंट रहती हैं वो मीथेन, नाइट्रस एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखा जा सकता है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में 3 प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। पहला कंबशन, रेस्पिरेशन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्मेशन में। ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में एक मेजर प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस है उसके द्वारा लौटती है, और ये ऑक्सीजन साइकिल की एक मेजर आउटलाइन बनाती है नेचर में। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अर्थ पर। ये 21% एटमॉस्फेयर का पार्ट फॉर्म करती है और ये कंबाइंड फॉर्म में भी अर्थ सरफेस पर रहती है और ये एयर में भी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसोसिएट करके। अर्थ की क्रस्ट पे मेटल और सिलिकॉन की ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में, सल्फेट में, नाइट्रेट में और अदर मिनरल्स में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। ये मोस्ट बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स में। अब दोस्तों जो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है, जो सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है, वो हमें डाईएटमिक फॉर्म में भी मिलता है, डाईएटमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी मिलता है जो O2 है। और जब ये एटमॉस्फेयर के सबसे अपर रीजन में होता है तो ये हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में भी मिलता है जिसे हम ओजोन कहते हैं। नॉर्मल डाईएटमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के मुकाबले ओजोन बहुत पॉइजनस गैस होती है। ये बहुत हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें बचाती है उन रेडिएशन से, क्योंकि अगर वो रेडिएशंस डायरेक्ट अर्थ पर आती हैं तो हमें बहुत सीरियस बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि स्किन कैंसर और बहुत तरह की एलर्जीज हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है उन हार्मफुल रेडिएशन से। इसको अब ये पाया गया है कि ओजोन की जो परत है हमारे सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर पे, ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे ये लेयर थिन होती जा रही है क्योंकि मेन जो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं वो इसे डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन हैं, ये उस लेयर को डैमेज करते हैं और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो उस लेयर को थिन होने पर मजबूर कर देती हैं। तो अभी ये पाया गया है कि वो लेयर थिन होती जा रही है और जो इसमें ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं या जो रिडक्शन है होती जा रही है और ओजोन में एक होल हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर।